400 के पार होगा या 300 के अंदर रहेगा वो तो पता चलेगा इलेक्शन रिजल्ट के बाद ही। आप और हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लोगों का व्यूज जान सकते हैं, एग्जिट पोल देख सकते हैं, एनालिटिक्स का रिपोर्ट देख सकते हैं और अपनी राय बना सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 2014 में जो बीजेपी ने इलेक्शन जीती थी वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लॉलेस जीत, कोई अल्टरनेटिव नहीं, कोई कुछ भी ऑप्शन नहीं, एक स्ट्रेट जीत। 2019 की जो बीजेपी की जीत थी वो एक ट्रस्ट और लोगों का एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि बीजेपी ने काफी अच्छे पहल किए थे और लोगों का विश्वास जीता था और उस विश्वास के दम पे 2019 की इलेक्शन जीती थी बीजेपी। 2024 की इलेक्शन अगर बीजेपी जीतेगी, जो मुझे दिख रहा है कि श्योर शॉट जीतने वाली है, ये सिर्फ और सिर्फ कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, इसीलिए जीतने वाली। हाँ, कोई और भी विपक्ष में ऐसा कोई सॉलिड अल्टरनेटिव नहीं है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिप्लेस कर सके और इसी कारण से 2024 की भी इलेक्शन बीजेपी जीतेगी। समझेंगे इस 2024 की जीत के बारे में, जो प्रेडिक्शन है जीत की वो कैसी रहने वाली है, कितने सीटों की रहने वाली है और क्या है उसके पीछे बैक डाटा। ये वीडियो बनाने के पहले मेरे कुछ दोस्त बोल रहे थे कि मोदी को कौन रिप्लेस करने वाला है इस इलेक्शन में, तो इस वीडियो के आगे ये भी देखेंगे कि मोदी को कौन रिप्लेस कर सकता है और एनालिसिस भी देखेंगे। ये पूरी एनालिसिस बहुत सारे रिपोर्ट पे आधारित रहेगी, बहुत सारे और भी डिफरेंट एनालिटिक्स हैं, बड़े एनालिटिकल टीम है, उसके व्यूज, उसके ब्लॉग पोस्ट से ये निकली हुई है। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे इलेक्शन के टेस्ट सीरीज की 7 मैच खत्म हो चुकी है। इनफैक्ट अब फाइनल पड़ाव पे है कि क्या होने वाला है रिजल्ट, लेकिन उसके पहले जो बातें होती है हर एक गली मोहल्ले में, हर एक चौराहे पे कि कौन जीतने वाला है, इनफैक्ट ये बात नहीं होती है कि कौन जीतने वाला है, ये बात होती है कि कितने नंबर से जीतने वाले, कितने सीट से जीतने वाले हैं, क्या 400 पार या 300 के अंदर। मैं अपनी राय इसमें पेश करूंगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि पिछली बार जो जीत हुई थी 2019 में, जो बीजेपी की जीत हुई थी, उसकी एनालिसिस देखते हैं। उसमें मैक्सिमम सीट अराउंड 250 सीट्स नॉर्थ और वेस्टर्न स्टेट से आई थी और जो बाकी के सीट्स थे वो ईस्टर्न और सदर्न स्टेट से आए थे। अब हमें यह समझना होगा क्या नॉर्थ और वेस्टर्न सीट्स में या नॉर्दर्न या वेस्टर्न जो स्टेट्स है वहां की सीट्स में कोई कमी होने वाली है या वहां पे कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है बीजेपी के लिए, तब ये आंकड़े बदलेंगे। जो पुराने वाले आंकड़े थे या जो नंबर ऑफ सीट्स थे वो बदलेंगे, लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से जो मीडिया में पोस्टेड है, जो हमें आम लोगों को पता है, उसके हिसाब से जो करंट सिचुएशन है नॉर्थ और वेस्ट में ज्यादा गड़बड़ नहीं हुई है। 1-2 सीट के ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी वो 250 से ही अराउंड है। अब जो दूसरी तरफ की जो स्टेट है, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इस तरफ पहले सिचुएशन खराब थी, लेकिन अभी मौजूदा हालात वहाँ पे थोड़ी ठीक होते जा रही है। इनफैक्ट बंगाल भी सिचुएशन काफी अच्छी होते जा रही है। तो पहले जो वहाँ पे जो 50 सीट्स के लिए बीजेपी जीत लड़ती थी, वहाँ पे ज्यादा सीट्स आ सकते हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जो 300 के जो आंकड़े हैं उसमें +20-25 हो सकता है और उससे कम नहीं होने वाला है। जो 400 आंकड़े के जो लोग बात कर रहे हैं वो पहुंचना मुश्किल है। इनफैक्ट मुझे वो इम्पॉसिबल आंकड़ा लगता है। बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे चीजें हैं जो 2019 के इलेक्शन के बाद बदली है। 2014 के इलेक्शन के बाद जो सिनेरियो थी वो 2019 के इलेक्शन के बाद नहीं है। चीज काफी बदल चुकी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को, दोनों को हम लोग देखेंगे। तो मेरे अगर अनुमान से आप पूछोगे या मेरी जो प्रेडिक्शन रहेगी वो अराउंड 320-325 सीट्स रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होने वाली है। बीजेपी जो है स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, काफी अच्छे स्ट्रेटजी से इलेक्शन लड़ती है। अगर बीजेपी को हराना है तो एक काफी स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा इलेक्शन के पहले, जो अभी कुछ सेट होता हुआ दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट अब तो समय पार हो गया है, समय तो पहले भी कोई ऐसा एनवायरनमेंट सेट होता नहीं दिख रहा था। उस एनवायरनमेंट में अगर बीजेपी के खिलाफ लोग की वेव चल रही है, हेटेडनेस की वेव चल रही है, तो बीजेपी की हारने के चांसेस होती या होगी। ऐसा कोई वेव दिख नहीं रहा है। हाँ, कुछ लोग असंतुष्ट है, ये तो होना ही है, तो स्वाभाविक है कि अगर 10 साल से या मोर देन दैट कोई अगर सरकार है तो कुछ वर्ग के लोग इसके खिलाफ होंगे, उनके जो चीजें के हिसाब से सरकार काम नहीं की है। ऐसा नॉर्मल है, ऐसा बहुत ही नॉर्मल है डेमोक्रेसी में। तो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट में कुछ ये बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसे अगर हम लोग इग्नोर करें तो कोई ऐसा अटेंडेंस वेव मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ नहीं फैल। सेकंड, काफी इंपॉर्टेंट कि कोई ऐसा एक दूसरा मसीहा जैसा या दूसरा अपोजिशन में कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ गया हो जो पूरे इलेक्शन को टर्न कर दे, जो लोगों के जो विश्वास
विश्वास और उनके जो सपने हैं उसको लेके चलें। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अपोजिशन 2014 में भी वही थी और अभी भी वही है। कोई माइंडसेट में चेंज नहीं है, कोई स्ट्रेटजी में चेंज नहीं है। इनफैक्ट अभी भी लगता है कि ऑपोजिशन बीजेपी के चाल या बीजेपी के माइंडसेट को समझ ही नहीं पाई है। तो इसीलिए ये सब सारे चीज को देखने के बाद ये कहना एकदम सही है कि इस बार बीजेपी तो आएगी, लेकिन 400 पार नहीं आएगी, 320-325 तक ही सीमित रह जाएगी। कुछ चीज हम लोग ये भी देखते हैं बीजेपी के जो अगेंस्ट है, जैसे 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉपुलैरिटी थी, जो उनके नाम पे वोट मिलता था, वो 2019 में कम होता जा रहा है। बहुत सारे नेताओं को वोट इसलिए पड़ता है क्योंकि वो बीजेपी में है और मोदी के नाम पे पड़ता है। ये अच्छा चीज नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो चीज धुंधला होता जाएगा कि अभी ही पॉपुलैरिटी कम हो रही है मोदी के नाम पे, तो आगे वाले साल में या आगे वाले इलेक्शन में ये होगा कि मोदी के नाम पे सिर्फ वोट नहीं मिलेगा, जो 2014 और 2019 में मिल चुका था। अब वो होने वाला नहीं है 2024 के बाद। तो एक ये चीज होने वाला है जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पैदा करेगी बीजेपी को, लेकिन इस वाले इलेक्शन में कोई भी इस तरह का प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं पैदा करे। सेकंड चीज, आप देखोगे कि 2014 से 2019 के बीच में, 2014 और 2019 के बीच में कोई भी पब्लिक एजिटेशन या ऐसा लंबा धरना या प्रोटेस्ट नहीं हुआ। एक हुआ था लैंड रिफॉर्म को लेके, लेकिन 2019 और 2024 अभी के बीच में अराउंड 3 से 4 इस तरह का पब्लिक एजिटेशन और पब्लिक प्रोटेस्ट काफी ऊंचे स्तर पे हुआ है। मैं पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पब्लिक एंगर प्रोटेस्ट, जैसे फार्मर्स का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके ऊपर। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए 2019 से 2024 के बीच में। 2024 के बाद 2024 में जब बीजेपी इलेक्शन जीतेगी, उसके बाद ये एजिटेशन काफी बढ़ेगी। पॉलिटिकल जो पार्टीज है, जो विपक्ष पॉलिटिकल पार्टीज है, उनकी भागीदारी रहेगी कि नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन लोगों का अपना गुस्सा, लोगों का अपना जो भी प्रोटेस्ट करना है किसी चीज पे, वो बढ़ता जाएगा और वो बाय एंड लार्ज उसका जो इन्वॉल्वमेंट है और उसका जो विजिबिलिटी है वो काफी बड़ा होता जाएगा। बहुत सारे मामले हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का मामला। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट का मामला और रिजर्वेशन का मामला एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर पोस्ट कम निकलेगा, पोजीशन कम निकलेगा किसी जॉब के लिए, ऑब्वियसली है जो लोग को जॉब नहीं मिला है, जो अनसेटिस्फाइड लोग हैं, वो रिजर्वेशन पे टारगेट करे नहीं। किसी एक इशू को सॉल्व करना जरूरी है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज बीजेपी 2024 के बाद सॉल्व करती है, ऑब्वियसली है कि रिजर्वेशन का भी मामला ठंडा पड़ जाएगा और वो बीजेपी के आगे लॉन्ग रन के लिए एक अच्छा पिच बनेगा। सेकंड है, बहुत सारे सोसाइटी के क्लास में ये धारणा जमी हुई है कि बीजेपी मुस्लिम हिंदू करती है। ये धारणा को किसी तरह से अगर नलीफाई किया जाए, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकाला जाए, तो ये भी एक काफी अच्छा पिच बनाएगी बीजेपी को 2024 के बाद। 2024 तक तो जो होना था हो गया, बीजेपी आने वाली है, आसान तरीके से आने वाली है, लेकिन 2019 और 2014 जैसा आसान तरीके से नहीं आने वाली। अब 2024 में अगर बीजेपी आती है, मेरे हिसाब से तो आ ही रही है, तो बीजेपी आती है तो बीजेपी का जो पावर है, जो सरकारी इंस्टीट्यूट के ऊपर जो पावर है वो बढ़ जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेमोक्रेसी नहीं रहेगा या एक तरह का तानाशाही रहेगा, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली एक रिसोर्स और जो भी स्ट्रेटजी है उसमें काफी पावर दिखेगा। बीजेपी एक तरह से बाहुबली बन जाएगा। अब बीजेपी जब इस लेवल पे पहुंच जाएगी तो उसके जितने भी कंट्रोवर्शियल चीज थे, जैसे यूजीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो थी, तो 2024 के बाद जब बीजेपी आएगी तो बीजेपी काफी पावरफुल तो रहेगी। उसकी जो हेवीली रिसोर्सेस रहेगी और सरकारी इंस्टीट्यूट के ऊपर उसकी जो पावरफुल जो भी है धारणा वो रहेगी, और जीत के बाद इसी पावर से जो भी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन थे उसको वो बीजेपी आगे लेके बढ़ेगी। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, इस तरह के चीज थे जो रुके थे, उसके में स्पीड अप काफी अच्छे से होने वाला है। दूसरी है ऑफ बजट बोरिंग। ऑफ बजट बोरिंग स्टेट के ऊपर सिकंजा कसेगा। अगर आपको ऑफ बजट बोरिंग के बारे में अच्छे से जानना है कि उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, किस तरह से वो केरला के इकोनॉमी में वो एक तरह का डाउनफॉल जैसा उसको सपोर्ट किया है, तो उस वीडियो को देखने के लिए आई बटन में मैं वीडियो डाल देता हूँ। मैंने इस तरह की एक वीडियो बनाई है केरला के ऊपर, इसमें ऑफ बजट बोरिंग स्टेट के बारे में मैंने जिक्र किया है। अब विपक्ष की बात करते हैं। 2024 के बाद विपक्ष क्या करने वाली है, विपक्ष रहेगी क्या नहीं? विपक्ष तो रहेगी। विपक्ष हमारे देश में हमेशा के लिए रहेगी। विपक्ष हट नहीं सकती। विपक्ष पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से काम करेगी कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन जिस देश में 50% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, के अंदर अनसेटिस्फैक्शन रहेगा ही, और वो एक तरह से विपक्ष पीपल की तरफ से। अब पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है वो इस चीज को कैसे लेती है, इस तरह किसका कैसे यूज करती है, वो पॉलिटिकल पार्टी पे डिपेंड है। अभी तक तो दिख नहीं रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी विपक्ष में है, स्पेशली में अगर कांग्रेस की बात करूं तो इस तरह का कोई यूज नहीं कर पा रही है। अगर मैं कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी की बात करूं तो वो तो एक परिवार की पार्टी है, तो राहुल गांधी इसके हेड है, उनको हटाना मुश्किल है, और एक लीडरशिप चेंज चाहिए कांग्रेस पार्टी में अगर वो एक लंबा और अच्छा
विपक्ष बनना चाहती है। तो फैमिली पार्टी है तो राहुल गांधी तो इसमें है ही। अब लोग सिर्फ कांग्रेस को हिट करते हैं कि वो फैमिली पार्टी है। अगर ऐसा देखा जाए तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव ये सब भी तो अपने पोस्ट को नहीं छोड़ रहे हैं, लगातार हारते भी हैं तो भी अपने पोस्ट को नहीं छोड़ते, क्योंकि ये एक परिवार की पार्टी है। ये अच्छी है गलत है ये आपके ऊपर मैं सोचने के लिए छोड़ता हूँ। आप प्लीज कमेंट में पोस्ट करें, क्या पार्टी का हेड वही होना चाहिए जो उस परिवार का है? ये कह के कि उस परिवार ने उस पार्टी को स्टार्ट किया था, जो भी तकलीफें उठाई थी, जो भी इनिशियल एक्शंस लिए थे, तो उसके कारण से क्या उसके ही लोग हमेशा पॉलिटिकल पार्टी को हेड करेंगे? आप प्लीज कमेंट में पोस्ट करें आप इससे सहमत हैं या नहीं। अब कांग्रेस का जो अपना जो आइडेंटिटी है उसे चेंज करना पड़ेगा। जब आप एक दो बार हार जाते हैं कोई चीज को तो आपकी स्ट्रेटजी में एक बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ता है। बीजेपी भी वही किया था 2014 के पहले, तो बीजेपी हार रही थी 2014 के इलेक्शन में बीजेपी ने काफी बड़ा स्ट्रेटेजिक चेंज लाया और मोदी जी आए और वहां से पूरे डिफरेंट स्ट्रेटजी उसने लड़ाई। उसी तरह कांग्रेस को भी अपने पूरे स्ट्रेटजी, देखने का तरीका, अपने जो मेंटल स्टेटस है, लीडरशिप की जो हायरार्की है, वो सारे चीज चेंज करने पड़ेगी। और कांग्रेस को ये भी समझना पड़ेगा कुछ तो गलती है जिसकी कारण से लोग उसे वोट नहीं दे। तो मुझे लगता है या तो कांग्रेस समझ रही है कि क्या प्रॉब्लम है उसके पार्टी में और उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पा रही है फॉर सम रीजन, या हो सकता है कांग्रेस को समझ ही नहीं है कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, या ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के अंदर अभी भी वो आम है, वो ईगो है, उसे ये भी अभी भी लगता है कि लोग बीजेपी से तंग होके कभी न कभी वापस कांग्रेस में आएंगे। तो अगर इसी वेट में कांग्रेस है तो फिर तो बहुत मुश्किल है, आगे का 10-15 साल 20 साल छोड़ दे। लेकिन अगर उनको नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट इलेक्शन में अच्छे तरीके से आना है, वापसी करना है, तो उनको पूरा स्ट्रेटजी, लीडरशिप, पूरी हायरार्की, पूरी थिंकिंग और सारे चीज को चेंज करना पड़ेगा। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बीजेपी के ऊपर लॉन्ग रन में दिखता आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ओवर डिपेंडेंसीज ऑन ओनली वन मैन, ये एक वन मैन शो जैसा होता जा रहा है। मोदी जी अपने पॉपुलैरिटी के लिए मोदी जी को अच्छे से सोशल मीडिया में दिखाया गया, उनका अच्छे से मार्केटिंग की गई, गवर्नमेंट रिफॉर्म या गवर्नमेंट स्कीम में मोदी जी का पूरा मार्केटिंग किया गया। इस कारण से क्या हुआ कि बीजेपी को तो एक ग्रोथ मिली, लेकिन ये ग्रोथ सिर्फ एक बंदे पे डिपेंडेंट हो गई, मोदी जी पे। तो ये डिपेंडेंसी सही नहीं होता है किसी भी काम के लिए। अगर एक बंदे पे कोई चीज़ डिपेंडेंट है तो वो सही नहीं है, ये लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं हानि होगा अगर बीजेपी इसका कोई अल्टरनेटिव या कुछ और तरीके का सॉल्यूशन नहीं लाए। अब आता है एक इंटरेस्टिंग सवाल पे जो मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि क्या मोदी का रिप्लेसमेंट होने वाला है या होने वाला है, तो कौन होने वाला है? तो मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर ही मोदी जी का रिप्लेसमेंट होगा, बीजेपी के बाहर के तो बात ही नहीं होने वाली यहाँ पे। तो बीजेपी के अंदर मोदी जी अभी सीनियर हो गए हैं, वो काफी रिटायरमेंट की तरफ भी मूव कर सकते हैं, तो ये उनके ऊपर डिपेंड है कि वो रिटायरमेंट ले ले और दूसरे नेता को वो एक रिस्पॉन्सिबल जगह दे और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, ये उनके ऊपर पूरा निर्भर होता है। जब कोई आदमी उस तरह का स्टेटस में पहुंच जाता है, चाहे खेल में भी हो, जैसे सचिन हो गए या MS धोनी हो गए, तो इस तरह के लोग रिटायरमेंट खुद से लेते हैं, उनको रिटायरमेंट दिलाया नहीं जाता है। और उन लोगों को एक अच्छा समझ भी होता है कि उन्हें कब और कौन सा करेक्ट समय है जब उन्हें रिटायरमेंट लेना चाहिए। और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के अंदर भी वो काफ़ी समझ है, उन्हें पता है कब वो रिटायरमेंट लेंगे। तो अगर 2024 के बाद मोदी जी का अगर पोजीशन चेंज होगा तो बीजेपी के अंदर से ही चेंज होगा, उसके बाद बाहर का कोई सवाल ही नहीं उठता 2024। ये तो पूरा आंकड़ा, ये तो पूरा एनालिसिस 2024 इलेक्शन का, और बीजेपी 320-325 के सीट के जीत के आएगी, मेरा अनुमान है। मैं चाहता हूँ कि 400 प्लस आए, आपका अनुमान भी फुलफिल हो, लेकिन वो आता हुआ नहीं दिख रहा है। आप लोग को क्या लगता है कि बीजेपी कितनी सीटों से जीतने वाली है? प्लीज कमेंट में पोस्ट करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग चीज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।